Morning student, I am faculty of Santipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 21 globalization of class 10th. Today we will continue our chapter. हमने जो क्लास 10th में हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया था और हमारे चैप्टर नंबर 21 का जो नेम था वो था ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सम टॉपिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस दैट हम बहुत सारे जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर एंड अवर न्यू टॉपिक इज दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991. अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, लेकिन वो कब की बात करेंगे? बिफोर 1991 की. अगर आप देखें जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया है उसने क्या अडॉप्ट किया था? इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट की थी. देन अगर हम बात करें 1951 से लेके 1999 तक जो 7 ईयर प्लान थे वो क्या किए थे? इम्प्लीमेंट किए गए थे. किस पे? हमारे देश पे. तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारे ऐसी उपलब्धियां हैं जो देश को मिली थी. कब तक? 1991 तक. पहली उपलब्धि ये थी, पहला अचीवमेंट ये था कि एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर है उसका क्या हुआ था? विस्तृत क्षेत्र बन गया था, एक्सपांशन हुआ था. द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन एक्सपांडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटी एंड हैविंग बेसिक इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. पब्लिक सेक्टर बढ़े मतलब बहुत सारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, उसी के साथ बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई. उसी के साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज स्टिल, बहुत सारी ये जो समय चला था, ये जो पीरियड चला था उस समय प्लांट हो गए हमारे, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो स्थापित हो गए थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बढ़ गई थी, इंडस्ट्री बढ़ गई थी. इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आप फर्टिलाइज़र ले लो, जो हैवी मशीनरी होता है, मशीनरी वर्क वो बढ़ गया था. केमिकल शिप बिल्डिंग इस्टेब्लिश हो गई थी. किसमें? पब्लिक सेक्टर में, अंडर द पब्लिक सेक्टर. इट रिजल्टेड द रैपिड एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री. और इसका कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें बढ़ी तो इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका नतीजा ये हुआ था कि जो पब्लिक सेक्टर है मतलब उसका एक्सपांशन हो चुका था. सेकेंड अचीवमेंट ये मिली थी, ये हमको मिला था सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस क्या होता है? अगर 5 ईयर प्लान का जो जब मतलब कि 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश्ड हुए तो उनका मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव ये रहा था कि लोगों में क्या डेवलप करना. उनका एम ये था कि अचीविंग द सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस को क्या करना? अचीव करना. देन द डिपेंडेंस अपॉन द फॉरेन एड वॉज रिड्यूस इन द फुलफिलमेंट ऑफ द एम. कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंस थी फॉरेन एड की वो किससे रिड्यूस हुई थी? फुलफिलमेंट ऑफ द एम से. इस पीरियड में ये हुआ था कि लोगों में सेल्फ रिलायंस तो डेवलप हुआ था, इन एग्रीकल्चर सेक्टर अचीव्ड किया था और उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हुआ था. और उसी के साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी क्या हो गया था? पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया था. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट रहा था वो था फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड मतलब कि विदेशी व्यापार, जो हम फॉरेन से ट्रेड करते हैं वो. इन द ईयर 1991 जब आप 1991 की बात करते हैं तो इम्पोर्ट्स कैप्ट अंडर अ कंट्रोल. कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट है उसको कंट्रोल में रखा गया था, नियंत्रण रखा गया था. ड्यूरिंग द पीरियड ओनली नेसेसरी. इस समय क्या होता था? सिर्फ जो ज़रूरी गुड्स होते थे, ज़रूरी जो मटेरियल होते थे जैसे कि मशीनरीज, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम वेयर मेनली इम्पोर्टेड. सिर्फ इनको ही क्या किया जाता था? इम्पोर्टेड किया जाता था टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. हमको मतलब सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनको सुरक्षित रखने के लिए फॉरेन कंपटीशन द पॉलिसी प्रोटेक्शन वाज अडॉप्टेड. क्या अपनाई गई थी? फॉरेन जो प्रोटेक्शन पॉलिसी वो अडॉप्ट की गई थी, अपनाई गई थी. देयरफॉर ट्रेड ड्यूरिंग दिस, इस कारण से क्या हुआ था? जो आपका ट्रेड था इस पीरियड में जो इंक्रीज स्लोली रिड्यूस अप टू 0.6% इन 1991. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट था वो था हमारा जो नेशनल और पर कैपिटा इनकम. क्या हुआ था? जब 1951 से लेके 1991 में जो नेशनल इनकम बढ़ गई थी. सिंपल सी बात है, अगर हम इंडस्ट्री में डेवलप्ड हो गया, हमारा हर क्षेत्र में हमारा विकास हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? राष्ट्रीय आय क्या होगी? बढ़ेगी. उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार के अवसर बढ़ गए थे, है ना. रोजगार के अवसर कैसे बढ़ गए थे? ड्यूरिंग द पीरियड दो एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज, कुछ जो एफर्ट्स लगाए गए थे इस समय उससे क्या हुआ था? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी थी. इंडस्ट्री आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी मशीनरी
फैक्ट्री सामने आ गई, प्लांट सामने आ गए, तो उससे लोगों को क्या मिलने लगी थी, जॉब मिलने लगी थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, रोजगार क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्राइसिस ऑफ फॉरेन करेंसी, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अचीवमेंट था, क्राइसिस हो गई थी कैसे, अगर इंडिया ने अडॉप्ट की थी, इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी कि रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, इम्पोर्ट जो हो रहा था उसको रिड्यूस कर दिया था 1951 से 1991 तक। बट इंडिया नीडेड फॉरेन करेंसी फॉर द इम्पोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को फॉरेन करेंसी जो थी उसकी नीड थी। क्यों नीड थी, इसीलिए भी नीड थी क्योंकि इंपोर्ट होता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, मशीनरी का और अदर नेसेसरी गुड्स का। इंडिया हैड टेक इंटरनेशनल लोन, इंडिया ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लोन लिया, किसके लिए, इंपोर्ट करने के लिए, गुड्स को। एंड इंडिया हैज ट्रेप्ड द क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट अचीवमेंट ये रहा था प्राइस राइज। प्राइस राइज मतलब क्या हुआ था, अगर जब ये प्लानिंग चल रही थी, जब इंडिया में ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी भारत को, जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था तो एक समस्या भी सामने आ रही थी। तो आफ्टर द जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1956 से लेकर 1991 तक, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया वॉज 5 to 6% रह गया था। इससे ये क्लियर हो गया था कि 1951 से लेकर 1999 में इंडिया सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस्ड, इंडिया के कुछ मतलब जो इंडिया क्या कर रही है, सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस कर रही है और कंटिन्यू उसका विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। बट उस समय भी इंडिया ने क्या करी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ी थी इन द फील्ड ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन करेंसी, है ना, किस फील्ड में, फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन करेंसी में। ठीक है, देयर वॉज ईच टाइम द इंडिया हैड टू सीक लोन बाय मॉर्गेजिंग इन गोल्ड रिजर्व्स। ओके, तो ये हमारा था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। अब किसकी बात करेंगे हम, ग्लोबलाइजेशन की और हमारे भारत की, भूमंडलीकरण की और हमारे भारत की। बट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 91 इसमें देखेंगे। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991। इंडिया जो थी, हमारे भारत ने नई पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की थी कब, 1991 में। उसका मेन उद्देश्य ये रहा था कि प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक्निकली प्रोग्रेस करना, टेक्निकली नॉलेज डेवलप करना, इकोनॉमिक डेवलप्ड करना, किसकी, हमारे देश की। तो ये इसके क्या रखे गए थे, इस पॉलिसी के जो थे इसके ये क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे, मुख्य उद्देश्य थे। द पॉलिसी हैज़ ओपन द वे ऑफ लिबरलाइजेशन बाय अवर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन थे जो सही नहीं थे, वो इस पॉलिसी में हटा दिए गए थे। अलॉन्ग विद दिस द एफर्ट हैव बीन मेड टू मोटिवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। कहीं ना कहीं इससे, इसके थ्रू क्या हुआ था, लोगों का कैपिटल, अब बिजनेस कब करेंगे, जब आपके पास कैपिटल होगी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ा था। और उसी के साथ ये हुआ था, इट कैन, अगर आप ब्रीफ में ये बोल सकते हो कि थ्रू द न्यू पॉलिसी, नॉट न्यू चैप्टर, एक जब नई पॉलिसी आई थी तो नया अध्याय चालू हुआ था और इंडियन इकोनॉमिक में क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। पूरे विश्व में यदि आप देखें तो कंटिन्यू भारत का विकास हो रहा था। बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन दैट ऑक्योर्ड इन द आफ्टर 1991। बिफोर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आफ्टर 1991 भी क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफेक्ट हमको देखने को मिले थे। पहला इफेक्ट था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। कैसे था, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई थी, 1991 में डिक्लेयर हुई थी। एम्फेसिस हैज़ बीन जो हुआ था उसका डेवलपमेंट के आधार पर, मतलब यदि हमारी कंट्री इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी कंट्री में विकास हो रहा है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड ड्यू टू इंडस्ट्री, कुछ पॉलिसीज़ आई, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ भी आई, जिसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब कि क्या हुआ, औद्योगिकरण हो गया। और 1999 में ये भी डिक्लेयर हो गया था कि नाउ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर रिड्यूस्ड ओनली टू 3। ओके, देन इट मीन्स दैट प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। इसके कारण कहीं ना कहीं ये हुआ था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी क्या करा, अपना वर्चस्व फैलाने का मौका मिल गया था। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर सकते हैं तो ये बोल सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज़ बीइंग अडॉप्टेड इन द कंट्री। उस समय प्राइवेटाइजेशन जो था वो कंट्री ने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था एज अ इंडस्ट्री
पर्पस। ओके, जो नेक्स्ट हमारा इफेक्ट रहा था वो हुआ था इंक्रीज इन फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। कैसे? अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब मल्टीनेशनल कंपनी बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनी जब धीरे धीरे बढ़ गई तो क्या हुआ था, अगर मल्टीनेशनल कंपनी बढ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं भारत में वो भी बढ़ जाएगा। दिस कंपनीज हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन सच इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंट्रीज या हम बात करें कि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि इंटरेस्ट शो कर रही थी कुछ कंपनियों में, जैसे कि हम बात करें सेलफोन की कंपनी हो गई, मोटर कार की हो गई, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड मटेरियल हो गई, और बैंकिंग सर्विस हो गई। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ क्रिएटेड बाय दिस इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। कहीं ना कहीं ये जब इंडस्ट्री इंक्रीज हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा था कि जो रोजगार के अवसर है वो बढ़ने लगे थे इससे। अलॉन्ग विद द लोकल कंपनीज विच सप्लाई रॉ मटेरियल, जो लोकल कंपनीज थी वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगी थी। देन दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो बीइंग बेनिफिटेड एंड इट कैन बी सेड दैट आफ्टर ईयर 1991 फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट, और इसी कारण से कहीं ना कहीं 1991 के बाद ये हुआ था कि जो फॉरेस्ट का इन्वेस्टमेंट था वो हमारी कंट्री में बढ़ता गया था, और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि हमारी इकोनॉमिक को इससे क्या हुआ था, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है देश को, उससे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हुआ था, बेनिफिट हुआ था। नाउ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। एडवांटेज टू कंज्यूमर मीन्स दैट अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द फॉरेन एंड लोकल प्रोड्यूसर, तो एक प्रतियोगिता वाली भावना लोगों में आ गई थी। किस किस में? एक फॉरेन में और एक लोकल प्रोड्यूसर में। वो प्रतियोगिता, जो कंपटीशन है वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। देयरफॉर द प्राइस ऑफ सेवरल गुड एंड हैड बीन रिड्यूस, तो कहीं ना कहीं सर्विस और प्राइस जो थी गुड्स की वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ड्यू टू दिस कंज्यूमर्स आर गेटिंग गुड ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, तो कंज्यूमर को भी इससे क्या हुआ था, एक्सीलेंट मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी का गुड प्राप्त होने लगा था। और नाउ देयर आर मोर अल्टरनेटिव अवेलेबल द कंज्यूमर, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर क्लास इज एंजॉइंग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कम्पेयर द प्रीवियस आइटम। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या है, एडवांटेज हम किसकी बात करेंगे, इंडियन कंपनीज की बात करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन किसके लिए हेल्प करता है, सेटिंग अप सेवरल इंडियन कंपनीज फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हेल्प करता है सेटिंग अप, किसके सेटिंग अप, जो इंडियन कंपनीज है उसको मल्टीनेशनल कंपनीज में सेटअप करने के लिए। दिस कंपनीज हैव एक्सपांडेड देयर एक्टिविटीज़ वर्ल्ड लेवल, इसके कारण है हम आज वर्ल्ड लेवल पे हमारी कंपनी इस्टेब्लिश्ड कर पाए हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर हो गई, हमारी इन्फोसिस हो गई, रैनबैक्सी कंपनी हो गई, एशियन पेंट हो गई, सुंदरबन फास्टनर्स हो गई, दैट कैन बी टेकन एग्जांपल एंड नाउ बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी। और आज यदि हम बात करें तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये कंपनी कैसी कंपनी बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनी बनकर सामने आ गई है। द इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपनीज हैव अडॉप्टेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट। क्यों? अब अभी मल्टीनेशनल कंपनी कहीं ना कहीं ये बड़ी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, नॉलेज बढ़ गया लोगों का, लोग टेक्निकली हो गए। देयर आर सम कंपनीज हु इम्प्रूव द कंडीशन बाय कोलैबोरेटिंग एंड मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जो नेक्स्ट इफेक्ट रहा था वो है एक्सपांशन ऑफ सर्विस सेक्टर। एक्सपांशन ऑफ सर्विस सेक्टर मतलब जो सर्विस सेक्टर है कहीं ना कहीं उसका एक्सपांशन हुआ। कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपांडेड द न्यू एडवांटेजियस सर्विस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले फील्ड है उसमें भी क्या हुआ था, एक बहुत ही मतलब बहुत विस्तृत क्षेत्र बन गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट थे ये सारे हमने क्या देखे थे, इसके इफेक्ट देखे थे। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं सामने आई थी ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो जो पहली समस्या ये थी कि पहले हम देखें, दिस इज़ नॉट ट्रू सर दैट इंडिया हैज़ ओनली बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ऐसा तो कोई सत्य भी नहीं है कि सिर्फ भारत को ही फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से। अगर आप देखें सो द रियलिटी इज़ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा हुआ, जैसे कि हम देखते हैं कुछ चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी है हमको, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा हुआ है, तो उससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया था। ग्लोबलाइजेशन क्या करती थी, एडवर्सली इफेक्ट करती थी भारत की छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती थी उसमें, और वहाँ पे जो स्मॉल छोटे छोटे इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज़ होती थी वो कॉम्पीट नहीं कर सकती थी, है ना, मतलब वो एक कॉम्पीट नहीं कर सकती थी फॉरेन कंट्री के साथ। तो कहीं ना कहीं जो छोटी कंट्री है, वो जो छोटे छोटे उद्योग है या छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उन पे क्या पड़ा था, इसका एक इफेक्ट पड़ा था, एडवर्सली इफेक्ट पड़ा था। सेकेंड प्रॉब्लम ये आई थी अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे? लीव्स ऑफ लेबर हैव बीन ग्रेटली इफेक्टेड। कहीं ना कहीं जो लेबर्स है, जो मजदूर है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे ग्लोबलाइजेशन से। दिस डेट ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। उस समय क्या हुआ था, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स आर फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट टू अ लेबरर्स एंड इट मीन्स दैट जॉब ऑफ लेबरर्स आर नॉट सिक्योर। उस समय सिक्योर नहीं थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, मशीन आ रही थी, लोगों में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था, नहीं फॉरेन में ये मशीन आ रही तो हम भी ये मशीन लेके आए, हम कॉम्पिटिशन करेंगे, हम क्यों प्रतियोगिता में पीछे रहेंगे। तो अगर इस टाइप की मशीन आ रही थी तो कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि लोगों की क्या हो रही थी, लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट था, जो रोज़गार था, वो क्या था, सिक्योर नहीं था। नेक्स्ट, बेनिफिट नॉट टू ऑल। वहाँ पे ऐसा जो हमारा थर्ड इफेक्ट या थर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने थी वो है बेनिफिट नॉट टू ऑल। ऐसा नहीं कि सभी को फ़ायदा मिल गया था, उससे हमने ये देखा था ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट बेनिफिटेड फॉर ऑल पीपल। सभी के लिए फ़ायदा यहाँ पे नहीं हुआ था, कोई नागरिक के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेन बाय द ग्लोबलाइजेशन में हमको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, बट यूटिलाइज्ड बाय द एजुकेटेड, इफिशिएंट एंड प्रॉस्परस पीपल। लेकिन ये किसके द्वारा यूटिलाइज किए गए थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, जो शिक्षित लोग थे, उसी के साथ जो इफ़िशिएंट लोग थे और जो प्रॉस्परस लोग थे। बाकी के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। द इंसिडेंट ऑफ नंदीग्राम शोज दैट ऑल पीपल हुज लैंड टेक ओवर दे डिड नॉट गेट सफिशिएंट बेनिफिट ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने वो थी रीजनल डिसेपेरिटीज़। रीजनल डिसेपेरिटीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि दैट हैव इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल। कहीं ना कहीं जो रीजनल डिसेपेरिटीज़ है वो बढ़ गई थी, और वो किसके कारण बढ़ गई थी, ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ गई थी। दस इससे ये भी क्लियर हो गया था कि इसने हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डाला है, बोथ द वेज, एंड एडवर्सली और पॉजिटिवली। मतलब इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का हुआ है, एडवर्सली भी हुआ है और पॉजिटिवली भी हुआ है। दिस रियली दैट ग्लोबलाइजेशन बेनिफिटेड हुआ था, बेनिफिशियल भी रहा था कंट्री के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ ऐसे वर्ल्ड मार्केट के लिए, कुछ ट्रेड के लिए। सेवरल इंडियन प्रोड्यूसर हैव गॉट द स्टेटस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। हमको मल्टीनेशनल कंपनी भी वहाँ से मिली, बट द डेवलपमेंट ऑफ रेट इंडिया इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो बिकम, डेवलपमेंट भी हुआ, 9% हो गया था। कंज्यूमर्स आर नाउ गेटिंग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड गुड, और कंज्यूमर को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड गुड भी मिले थे। बट उसकी रियलिटी ये रही थी कि पीपल ऑफ जो हर क्लास के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, नॉट गॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उनको हर क्लास के, जो मजदूर वर्ग के जो छोटे स्तर के लोग हैं, उनको क्या मिला था, जो अनएजुकेटेड है उनको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिला था, कोई समान फ़ायदा वहाँ पे नहीं मिला था। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी छोटी, वो बंद हो गई थी इस कॉम्पिटिशन के चलते हुए। उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी हो गई, गरीबी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति वहाँ पर बन गई थी। अलॉन्ग विद दिस, ड्यू टू influence developed countries upon the World Trade Organization, developing and backward countries are not getting the, backward countries को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। few labor laws are not affecting, कुछ लेबर लॉज को इफेक्ट नहीं भी हुआ था। एंड लेबर क्लास फेवरेबली, देयरफॉर स्पेशल एफर्ट्स आर नीडेड, उसके लिए भी कुछ स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था हमारा क्या था, ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने पूरा किसके बारे में डिस्कस किया था, करा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।